व्हाइट हाउस में पिछले एक साल से बहुत हलचल है। और इस हलचल में एक शेर अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका को रास्ता बता रहा है कि कैसे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित की जाए। I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because, frankly, Iran is reliable on one thing: they lie and they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world. इस शेर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इन्हें दुनिया किंग बीबी भी कहती है, यानी कभी ना हारने वाला राजनेता, जिसे मौजूदा इजराइल का उद्धार करने वाला कहा जाता है, जबकि इनके दुश्मन इन्हें द डेथ कहते हैं, जो सदियों से लगातार एक युद्ध में है और दुश्मन के दहशत का दूसरा नाम है। Israel launched Operation Rising Lion. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. सिर्फ 8 महीने पहले जून 2025 में इस शेर ने वो किया जिसके बारे में सोचने से भी दुनिया कांपती थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला। आसमान में मिसाइलों की बारिश हुई, तेल की कीमतें आसमान छू गईं और पश्चिम एशिया में दहशत चरम पर पहुंच गई। लेकिन आज 76 साल की उम्र में किंग बीबी की जंग दुनिया के इस हिस्से में अपने मुल्क के लिए, अस्तित्व के लिए, सिर्फ दुश्मन मुल्क से नहीं हो रही है, बल्कि अपने ही देश में खुद के अस्तित्व के लिए भी है। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है एक सभ्यता के अस्तित्व की, 2 नस्लों की कभी ना खत्म होने वाली जंग की। और इस जंग के जुए में दांव पर लगी है मानवता। बेंजामिन नेतन्याहू का सिर्फ एक ही वसूल है, जो डर गया वो मर गया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू आखिर किंग बेबी कैसे बने? इनकी कहानी शुरू होती है 1976 में। एटेम युगांडा एक प्लेन हाईजैक हुआ था। बंधकों को बचाने के लिए एक मिशन भेजा गया। उस मिशन के कमांडर थे योनी नेतन्याहू। बेंजामिन के बड़े भाई मिशन कामयाब रहा, लेकिन योनी मारे गए। बड़े भाई की मौत ने बेंजामिन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन वो योनी नेतन्याहू का भाई खो गया और एक कट्टर राजनेता का जन्म हुआ। एक ऐसा राजनेता जो मानता है कि दुनिया का एक खास वर्ग यहूदियों को खत्म करना चाहता है और उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाना जायज समझते हैं।
वे अमेरिका गए, MIT से पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिकी मीडिया को अपना हथियार बनाया। वे इजरायली डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल फोर्स सायरत मतकल के कमांडो हैं। वही एग्रेशन, सीक्रेट ऑपरेशन का जो हुनर उन्होंने बतौर कमांडो सीखा, उसे वो राजनीति में लाए। लोग उन्हें जादूगर कहते हैं। वो सबसे ज्यादा समय तक इजराइल की सत्ता को संभालने वाले ऐसे सियासी सौदागर हैं जो गठबंधन बनाना भी जानते हैं और समय आने पर तोड़ना भी जानते हैं। यही वजह है कि आलोचक उन्हें डर का व्यापारी कहते हैं और समर्थक कहते हैं कि सिर्फ बीबी ही उन्हें बचा सकते हैं और आज उन्हें वॉर टाइम लीडर कहा जाता है। ايوه يا شباب يا جماعه نزل الله اكبر 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया। करीब 1200 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। ये इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी थी और ये नाकामी नेतन्याहू के सत्ता में फिर से आने के 1 साल के भीतर घटी थी। उस दिन नेतन्याहू ने कसम खाई हमास का खात्मा, हर उस दुश्मन पर टोटल विक्ट्री जो इजराइल के लिए खतरा है। अब तक शैडो वॉर चल रही थी, लेकिन अब आमने सामने की जंग शुरू हुई। एक साथ इजराइल पहले 1, फिर 2, फिर 3 और एक समय आते आते 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ने लगा। चारों तरफ तबाही ही तबाही। गाजा मलबे में बदल गया। आधी से ज्यादा दुनिया इस खूनी खेल को रोकने के लिए अपील करती रही, लेकिन नेतन्याहू ने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम सभ्यता के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। यहां तक कि नवंबर 2024 में उन्होंने अपने ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि गैलेंट ने कह दिया था बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध रोकना होगा। उन्होंने जंग के बीच में अपने जनरल तक को हटाया। चुन चुनकर इजराइल के गुनहगारों को सजा दी जा रही थी। उन्हें किसी भी कीमत पर मारा जा रहा था। नेतन्याहू पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगे। उनकी आतंकियों को जड़ से समाप्त करने की कसम अभी भी जारी है। कई बंधक रिहा हुए, कई का शव वापस आया। नेतन्याहू कुछ समय के लिए रुके, लेकिन कभी भी युद्ध को नहीं रोका। नेतन्याहू की कुर्सी के पाए सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि कानूनी दाव पेच पर टिके हैं। इसका इस जंग से लेना देना नहीं। आलोचक कहते हैं कि जंग हो गई, नहीं तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से उतार दिया जाता।
कहानी थोड़ी पीछे जाती है। साल 2020 ये वो साल था जब इजराइल के इतिहास में पहली बार किसी पद पर बैठे प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के मुकदमे शुरू हुए। 3 बड़े केस, 3 बड़े कोड नेम, केस 1000, केस 2000 और केस 4000। केस 1000 आरोप है कि नेतन्याहू ने अरबपति दोस्तों से लाखों डॉलर के महंगे सिगार, शैंपेन और जेवर तोहफे में लिए। बदले में उन्होंने उन दोस्तों को वीजा और टैक्स में छूट दिलवाने की कोशिश की। केस 2000 मीडिया को खरीदने की कोशिश, एक अखबार के मालिक के साथ डील की, तुम मेरे बारे में अच्छा छापो, मैं तुम्हारे कंपटीटर को बर्बाद कर दूंगा। केस 4000 ये सबसे गंभीर है। आरोप है कि उन्होंने बेसिक टेलीकॉम कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया ताकि उनकी न्यूज वेबसाइट वाला पर नेतन्याहू की तारीफों के पुल बांधे जा सके। לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי. दिसंबर 2025 तक नेतन्याहू कोर्ट में गवाही दे रहे थे। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि युद्ध के कारण उनकी गवाही को टाल दिया जाए। वो इन मुकदमों को साजिश बताते हैं। साल 2023 नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। आरोप लगा कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए वो जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी में हैं। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस कानून को रद्द कर दिया, लेकिन जख्म आज भी ताजा हैं। इजराइल की आवाम 2 हिस्सों में बट गई है, एक साथ एक खिलाफ। इस सब के बीच उन्होंने राष्ट्रपति से माफी की गुहार भी लगा दी है। आज जो हालात हैं, अमेरिका लगातार ईरान पर एक डील करने के लिए दबाव बना रहा है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा बेड़ा खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात हमेशा से नहीं थे। 1979 से पहले शाह के दौर में इजराइल और ईरान दोस्त थे। तेल और हथियारों का व्यापार होता था और इसे परफेरी डॉक्ट्राइन कहा जाता था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। इजराइल आरोप लगाता है कि ईरान परमाणु ताकत बनने की कोशिश में जुटा है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, एनर्जी के लिए है। अमेरिका भी ईरान पर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रोकने का दबाव बना रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू 1992 से कई मौकों पर ये कहते आ रहे हैं कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. कुछ मौकों पर तो उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं। हालांकि इसके सबूत नहीं मिले। ये एक शैडो वॉर है जो सीधी जंग में तब्दील हो चुका है। फिलहाल विराम है, लेकिन फिर कब शुरू हो जाए कह नहीं सकते। फरवरी 2026 को नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे लंबी मुलाकात की।
केंद्र में था ईरान। ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू ईरान से बातचीत करें। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर कड़ी पाबंदियां जारी रहें। क्योंकि ईरान अकेला नहीं लड़ता, उसके पास अपनी रिंग ऑफ फायर है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये वो संगठन हैं जिन्हें ईरान ने इजराइल के गले का फंदा बनाने के लिए तैयार किया है। 8 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल हमास से लड़ रहा था, लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागना शुरू कर दिया। ये एक सुनियोजित घेराबंदी थी। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट थे। फिर सितंबर 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने जासूसी की दुनिया को हिला दिया। ऑपरेशन नॉर्दर्न अरोज। 17 सितंबर 2024 को हजारों पेजर एक साथ फटे, हिजबुल्लाह के लड़कों की जेबों में, उनके हाथों में। बिना गोली चलाए इजराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को अपाहिज कर दिया। इसके ठीक बाद 27 सितंबर 2024 को एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह को बैरूत में मार गिराया गया। इजराइल की सेना ने अपने कमांडो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह से बदल लिया कि हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक कोई भी मुख्य नेता जिंदा नहीं बचा। यहां तक कि दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता भी नहीं बचे, और दहशत ऐसी कि कोई भी कमान नहीं लेना चाहता। عملاء الموساد وعملاء أمريكا يتحركون في الشوارع مستغلين الاعتراض والتظاهر على الوضع المعيشي السلمي، ولكن هؤلاء يقتلون رجال الأمن ويقتلون من الناس أيضا ويحدثون الفوضى، ويتدخل نتنياهو وترامب من أجل در خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند. हालांकि यमन में राज करने वाला विद्रोही हुती गुट आज भी एक्टिव है, और ईरान के निर्देश पर यही तीनों गुट ही नहीं बल्कि सीरिया में एक्टिव मिलिशिया भी हमले के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू का सिद्धांत साफ है, डेटरेंस यानी कि खौफ के जरिए बचाव। उनका मानना है कि पश्चिम एशिया में केवल ताकत की भाषा समझी जाती है। डिफेंस अब पुराना हो चुका है, अब बारी है प्री-एम्प्शंस की, दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसे खत्म कर देना। בזמן של מטחי טילים קטלניים, וזה נעשה על ידי עבודה מסורה ומאומצת ומוצלחת של משרדי הממשלה. כרגע אנחנו נתונים כמובן במשימת השיקום, וההנחיה שנתתי, ואני יודע שהיא מתבצעת, זה जून 2025 में ये सिद्धांत अपनी असली परीक्षा से गुजरा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इजराइल ने जवाब दिया। एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 नाम सामने आए,
ऑपरेशन फाइनल होराइजन और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। नेतन्याहू ने आदेश दिया, इजरायली F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, निशाना ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज, फोर्डो, इस्फहान। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया। हमला किया गया और नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमता को सालों पीछे ढकेल दिया है। इसके लिए प्लानिंग पुरानी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट, 8200 के हैकर्स और मोसाद के जासूस। इन्होंने मिलकर वो किया जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा किया जा सकता है। और फिर इसी की शय पर अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन चलाया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गहरी चोट की। अब सवाल है, आगे क्या? अक्टूबर 2026 के चुनाव करीब आ रहे हैं। क्या किंग बीबी अपनी सत्ता बचा पाएंगे? उनके सामने 3 रास्ते हैं। पहला, वे चुनाव जीतें, न्यायपालिका को बदल दें और अपने ऊपर लगे सारे केस खत्म करवा दें। दूसरा, वे बोर्ड ऑफ पीस और अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए एक नया पश्चिम एशिया बनाएं और एक शांति दूत बनकर रिटायर हो। तीसरा, वे हार जाएं और उनका अगला पता प्रधानमंत्री आवास नहीं बल्कि जेल हो। इजराइल हमेशा के लिए बदल चुका है। यह अब वो देश नहीं रहा जो शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करता था। अब ये एक वॉर मशीन है और इस मशीन को चलाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जैसा कमांडो चाहिए। इजराइल और ईरान की दुश्मनी सिर्फ एक भूखंड के लिए नहीं है, बल्कि ये नस्ल की जंग है, एक दूसरे के वजूद की जंग है। और जब बात वजूद की होती है तो जंग में सब कुछ दांव पर लगाना नेचुरल है। इतिहास बेंजामिन नेतन्याहू को कैसे याद रखेगा? बाहरी खतरों से देश और यहूदियों को बचाने वाला, या एक कभी ना खत्म होने वाले जंग में धकेलने वाले जिद्दी शासक के रूप में? कुछ भी हो, लेकिन बीबी का युग एक ऐसा निशान छोड़ जाएगा जिसे मिटने में सदियां लग जाएंगी। ये वो समय था जब इजराइल दंग रह गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुदर्शन चक्र स्थापित किया, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे तमाम रॉकेट और मिसाइल हमलों से भी भेदा नहीं जा सका। हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र इजराइल को भारत के और करीब लेकर आया है। तेल अवीव से नई दिल्ली तक नेतन्याहू ने एक मजबूत पुल बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती जग जाहिर है। नवंबर 2025 में भारत और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। मकसद डिफेंस, एआई और सेमीकंडक्टर तकनीक को साझा करना। इस समझौते को नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं, जिसमें शामिल होगा ज्वाइंट प्लानिंग, ट्रेनिंग, डिफेंस पार्टनरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी। मोदी और नेतन्याहू की बॉन्डिंग मजबूत है। भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, भले ही ईरान और इजराइल में या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो भी मतभेद हों, भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई, मानवता की बात की और इसीलिए 2017 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इस यहूदी देश पहुंचे थे। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के बाद नेतन्याहू भारत पहुंचे थे और तभी नींव पड़ चुकी थी दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाने की। फिलहाल दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरी दौर में है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। इजराइल को पता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं छोड़ता, यानी पश्चिम एशिया में भारत अरब देशों के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन साइन कर रहा है तो इजराइल के साथ एफटीए भी। वहीं इजराइल के लिए भारत एशिया का दरवाजा है और एक दोस्त जो बाकी दुनिया से उसे जोड़ता है।